प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है गणराज्यों की शासन व्यवस्था। जैसा कि हमारी चर्चा थी, महाजनपद काल में किस प्रकार की स्थिति थी। 16 महाजनपद जिनकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलती है। इन दोनों साहित्यों में 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अपना जो अस्तित्व उन्होंने बरकरार रखा और किस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे कुछ महाजनपद हुए जिन्होंने छोटे छोटे जनपदों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के कारण। उनमें सबसे प्रमुख था मगध। इन राज्यों के अंदर खासकर हम देखते हैं कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी और इसी के साथ कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थी। आज हम गणराज्य, जो कि उस समय के प्रमुख 10 प्रमुख गणराज्य थे, इन गणराज्यों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी गणतंत्रात्मक, राजा का चुनाव जनता के द्वारा या उसके जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा किया जाता था। इस संबंध में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो शासन प्रणाली थी उस शासन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी और ये व्यवस्थाएं कब तक कायम रही। जैसा कि कहा गया है कि वज्जी संघ, जो कि इस समय का सबसे प्रमुख गणराज्य था, लेकिन यह अजातशत्रु के शासन काल तक ही यह अपनी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को कायम रख सका था। अजातशत्रु ने इस गणराज्य पर आक्रमण करके इसे पराजित किया और पराजित करने के पश्चात इसे मगध के अंदर मिला लिया। इन गणराज्यों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था के कई कारण निहित थे। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को यदि, जैसा कि एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि गणराज्यों के अंदर जो नियम बनाए गए 7 नियम थे, यदि उन 7 नियमों का ये पालन करते रहेंगे तो इनकी एकता को भंग नहीं किया जा सकता। अजातशत्रु ने सबसे पहले इनकी एकता को भंग करने का प्रयास किया और उस सफलता के बाद में उसने इस पर आक्रमण करके इसे अपने राज्य के अंदर मिला लिया। गणराज्यों की जो शासन व्यवस्था थी, इस शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से अंग थे, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करें तो बुद्धकालीन गणराज्यों के विधान एवं शासन पद्धति को समझने के लिए हमें लिच्छवियों एवं शाक्यों के गणराज्यों के संबंध में तत्कालीन साहित्य से मिलने वाले संदर्भों के आधार इनको बनाना होगा। जैसा कि कहा गया है कि छोटे छोटे गणराज्यों जैसे बुली, कलाम, भग्ग, मौर्य, कोलीय आदि भी प्रशासन पद्धति का जो मूल ढांचा वैसा ही रहा जैसा इनमें था। बौद्ध ग्रंथों से हमें बौद्ध संघों के विधान, नियम एवं कार्य पद्धति के विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघों का गठन तत्कालीन गणराज्यों की प्रचलित कार्य पद्धति के आधार पर ही किया था। अतः बौद्ध संघ के विवरण से भी तत्कालीन गणराज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गणराज्यों के अंदर जो केंद्रीय शासन था वो शासन किस प्रकार का था। गणराज्य का प्रमुख या गण या अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसे राजा कहते थे। बौद्ध ग्रंथ अट्ठकथा व एक पण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 7,707 राजा थे। इन राजाओं के साथ उतने ही उपराजा, सेनापति, भंडारी थे। गणराज्यीय संगठन के सदस्य होने के कारण ये सदैव विचार विमर्श, प्रश्न वितर्क में लगे रहते थे। कौटिल्य ने लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार इस प्रकार से है कि वहां का प्रत्येक मनुष्य अपने को राजा समझता है। न कोई किसी से छोटा न कोई बड़ा, वरन सब समान है। ललित विस्तार में ही यह उल्लेख आता है कि कोई
लिच्छवी राजा अपने को किसी दूसरे से छोटा नहीं मानता, सब मैं राजा हूं ऐसा कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजाओं की 7707 संख्या अवास्तविक जान पड़ती है, किंतु ऐसा नहीं है। अनुमानतः 7707 राजा लिच्छवियों के 7707 मूल कुटुंबों के प्रधान थे, जिन्हें शासन संचालन का कार्य सौंपा गया था। ये सब मिलकर ही शासक सभा का गठन करते थे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यूनानी लेखक स्ट्रैबो के विवरण से ज्ञात होता है, एक भारतीय गणराज्य की शासन सभा के सदस्यों की संख्या 5000 थी। इन सभी राजाओं के अधिकार समान थे। इनमें से एक व्यक्ति को निर्वाचन द्वारा बनाया जाता था। संभवतः वही गणराज्य का प्रमुख या राष्ट्रपति होता था। शाक्य गणराज्य के प्रमुख या प्रधान इस प्रकार के निर्वाचित राजा शुद्धोधन थे, जो बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन के बाद शाक्य गणराज्य का राजा भद्रेय हुआ। ललित विस्तार में शाक्यों के शासकों की परिषद के सदस्यों की संख्या 500 कही गई है। ये सभी राजा की उपाधि से विभूषित थे। शाक्यों के प्रमुख अभिजात परिवारों के प्रधान ये रहे होंगे, ऐसी मान्यता है। केंद्रीय शासन के बाद में हम बात करते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? राजकार्य में राजाओं की सहायता के लिए उपराजा, सेनापति, भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इनकी संख्या अधिक थी। यह अनुमान लगाया गया है कि लिच्छवी राज्य अनेक लघु प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। इन इकाइयों को एक प्रकार से लघु राज्य माना जा सकता है। प्रत्येक इकाई का प्रमुख एक राजा होता था, जो उपराजा, सेनापति और पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन संचालन करता था। इन लघु राज्यों के प्रमुख गणराज्य की केंद्रीय एवं सर्वोच्च सभा संस्था के सदस्य होते थे। लघु राज्यों की इस प्रकार की विकेंद्रित शासन व्यवस्था के कारण लिच्छवियों के गणराज्य को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सूचक माना जा सकता है। आरसी मजूमदार का मानना है कि इस व्यवस्था को प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध नगर राज्य एथेंस की प्रशासनिक व्यवस्था से मिलता जुलता उन्होंने बताया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि लिच्छवी राज्य में संबंधित 2 पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। एक है ग्राम गाणिक, गांव का मुखिया, तथा पुगगाणिक, औद्योगिक संस्थाओं का मुखिया। सभा, इसके अंदर जो सभा होती थी या संस्था होती थी, लिच्छवी कुल के प्रमुख व्यक्तियों की सभा संस्था कहलाती थी, और जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार कहते थे। संस्थागार में सभी आवश्यक विषयों पर बड़े कायदे से विचार किया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से निर्णय लिया जाता था। शाक्यों और कोलियों के मध्य जब रोहिणी नदी से सिंचाई हेतु जल के प्रश्न को लेकर विवाद हुआ, तो शाक्यों ने संस्थागार में सभा आहूत की और उसमें लंबे विचार विमर्श के बाद कोलियों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जब कौशल नरेश विदुढ़ ने शाक्यों पर आक्रमण कर कपिलवस्तु को घेर लिया, तो उस समय संस्थागार में इस प्रश्न पर गंभीरता से बहस की गई कि शाक्यों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाए या युद्ध किया जाए। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय किया गया। अन्य गणराज्यों के संस्थागारों में भी इसी प्रकार की खुली बहस उसके सर्वसम्मति या बहुमत से किए गए निर्णयों का उल्लेख तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। इससे गणराज्यों की प्रचलित जनतांत्रिक पद्धति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सभा की जो कार्रवाई होती थी वो किस प्रकार से होती थी? सभा की कार्रवाई का संचालन नियमबद्ध तरीके से किया जाता था। संस्था के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अर्थात कोरम
का संचालन नियमबद्ध तरीके से किया जाता था। संस्था के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अर्थात कोरम की संख्या निश्चित सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। संस्थागार में सदस्यों के बैठने के लिए एक निश्चित क्रम में आसनों की व्यवस्था आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी के द्वारा की जाती थी। अधिवेशन में किसी भी प्रस्ताव का औपचारिक प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता था। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उस पर 3 बार दोहराया जाता था, जिसे सभा में उपस्थित व्यक्ति उसे ध्यान से सुन सके। इसके बाद गण सदस्यों से यह प्रश्न पूछा जाता था कि क्या आप प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। जो सदस्य मौन रहते थे उन्हें प्रस्ताव से सहमत मान लिया जाता था। अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर वाद विवाद किया जाता था। सदस्यों के एक मत न होने पर मतदान से निर्णय कराया जाता था। मत या वोट को छंद कहा जाता था। इसमें मत को छंद कहा गया है। मतदान की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत सबसे पहले सभी सदस्यों को अलग अलग रंग की लकड़ियां, जिन्हें सलाखा कहा गया है, बांट दी जाती थी। प्रत्येक रंग की सलाखा एक विशेष मत या दृष्टिकोण की सूचक होती थी। सदस्यों से कहा जाता था कि वह उस रंग की सलाखा का चयन करे जो उनके मत की सूचक हो। उनसे कहा जाता था कि अपनी सलाखा किसी को न दिखाएं। इसके बाद एक ही अधिकारी इन सभी सलाखाओं को इकट्ठा करता। इस अधिकारी को सलाखा ग्राहक कहा जाता था। सलाखा ग्रहण का कार्य खुले ढंग से भी होता था एवं गोपनीय तरीके से भी, यानी कि यहाँ मत विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो खुले रूप से भी होती थी और इसको हम ये कहें कि ये एक तरीके से गोपनीय भी होती थी। कुछ विवादास्पद प्रश्नों के समाधान के लिए कई बार मतदान के स्थान पर 2 अन्य तरीके भी अपनाए जाते थे, या ऐसे प्रश्नों पर पड़ोस के किसी बड़े संघ से निर्णय करने का अनुरोध किया जाता था। ऐसे प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व चुनिंदा व्यक्तियों की एक समिति को, जिन्हें उभाहिक समिति कहा गया, उसे सौंप दिया जाता था। इस समिति का निर्णय सबके लिए मान्य होता था। अब हम बात करें मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद थी वो किस प्रकार की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गणराज्यों की सभा का संस्था द्वारा शासन कार्य के दैनिक संचालन के लिए एक मंत्री परिषद या कार्यकारिणी का गठन किया जाता था। इस प्रकार की कार्यकारिणी के गठन का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जैन साहित्य कल्पसूत्र में आए एक संदर्भ से यह आभास होता है कि इस ग्रंथ में एक स्थल पर 9 मलई यानी 9 मल राजा एवं 9 मलई 9 लिच्छवी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जो महावीर स्वामी की मृत्यु की रात्रि में दीपोत्सव प्रसंग के संदर्भ में उपस्थित हुए। लिच्छवी गणराज्य में 7,700 राजाओं के होने का उल्लेख। ऐसी स्थिति में 9 लिच्छवी राजाओं के एक ही विशेष अवसर पर एकत्र होने का क्या अर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 9 लिच्छवी राजा किसी केंद्रीय कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल के सदस्य थे। सार्वजनिक सभा जो किस प्रकार से होती थी। एक केंद्रीय सभा जिसे संस्था के अतिरिक्त लिच्छवी गण या वज्जी संघ में एक सार्वजनिक और सामान्य सभा के अस्तित्व का संकेत यहाँ मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में एक स्थल पर यह प्रसंग आता है कि महात्मा बुद्ध जब राजगृह में ठहरे थे तो अजातशत्रु ने अपना एक मंत्री उनके पास ये जानने के लिए भेजा कि वज्जी संघ का विनाश किस प्रकार से संभव है। इस संबंध में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से एक संवाद के दौरान ये कहा कि वज्जी लोग बार बार पूर्ण सार्वजनिक सभाएं आयोजित करते हैं। जब तक वे पूर्ण सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे उनकी वृद्धि होगी, विनाश नहीं होगा। 7 अपरिहार्य जो नियम थे उनमें महात्मा बुद्ध का मानना था कि वज्जी लोग उस नियम तक अजेय व अविजित रहेंगे जब तक कि वो 7 जो अपरिहार्य नियम हैं, 7 जो नियम है उनका पालन करते रहेंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार ये जो 7 नियम थे वज्जी संघ के,
वो इस प्रकार से थे कि निर्धारित समय पर सभी सदस्यों की उपस्थिति के साथ सभा का अधिवेशन हो, समग्र निर्विरोध सहमत भाव से संघ में उपस्थित समग्र भाव से अधिवेशन की समाप्ति तथा समग्र भाव से संघ के कार्यों का निष्पादन। जो स्वीकृति नहीं हुआ है उसे स्वीकार नहीं करना और जो स्वीकृत हो चुका है उसको उल्लंघन नहीं करना तथा वज्जी संघ के पूर्व स्वीकृत विधानों के अनुसार कार्य करना। चौथा जो नियम था कि वज्जी संघ में जो बड़े बूढ़े अर्थात वृद्धजन जो थे और जो नेता हैं उनका आदर सत्कार हो। वज्जी संघ के चैत्यों यानी कि मंदिरों में पूजा कार्य निरंतरता से बनाए रखना तथा पूर्व काल से निर्धारित धार्मिक क्रियाकलापों को जारी रखना। छठा जो नियम बताया गया है कि वज्जी संघ के धार्मिक अरहंतों का सम्मान या अरहंत यानी कि महापुरुषों का सम्मान रखना। और सातवां जो अंतिम नियम था वो था वज्जी संघ के वृद्धों का आदर सत्कार करना अर्थात मल्लकों का आदर सत्कार करना। ये वज्जी संघ के जो नियम थे, इन नियमों का यदि वो पालन करते रहेंगे तो वो अजेय रहेंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था। चर्चा हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।